हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजी नेट मंत्रा। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम खुशी है और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक, जिसकी हम भूमिका और काल विभाजन इस क्लास में देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप हिंदी का अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक आपके लिए होती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक रहती है। क्यों? क्योंकि इससे हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चंस, कोटेशन, इनके कथन, मतलब इनकी पूरी बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड अभी जो दिसंबर का जो पेपर हुआ था, उसमें आपने देखा कि इनकी बुक से काफ़ी कोटेशंस आए थे, जो अभी हमने सॉल्व भी किए थे। पिछला जो हमारी क्लास थी पिछली, उसमें हमने सॉल्व किए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस बुक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और ये बुक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी अगर आप इस पे अच्छी कमांड बना लेते हो। तो इसीलिए उस चीज़ को ही मैंने सोचकर इस बुक को पढ़ाने का सोचा कि इसको मैं लाइन बाय लाइन पूरा आपको कवर कराने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। एंड आप जिस हिसाब से सपोर्ट करोगे उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हुई जाएंगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, आप अपना फीडबैक दोगे तो। आज की क्लास में हम इनकी भूमिका और काल विभाजन को देखने वाले हैं, क्योंकि इनकी भूमिका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके पेपर में कोटेशंस आते हैं। अभी जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी भूमिका कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और आज हमारी पहली क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास की। सो आगे की जो भी क्लास रहेंगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। और अगर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन एंड रचनाओं की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप कोई भी क्लास मिस ना कर पाओ। और हर अपडेट को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। अगर आप इस बुक को मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप उनकी बुक को साथ में खोल के पढ़ो। एंड जो भी चीज़ मैं बताती चलूँ, अगर आपने मार्क किया है तो आपका रिवीजन भी होता चलेगा। और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो की आपको नोट्स कैसे बनानी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें, कोटेशन, ये सब कुछ भी आपको पता चलते हुए चलेगा। तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करता है, लास्ट तक क्लास देखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरा कुछ नहीं जाता है। आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको इस क्लास को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है, इन तीनों क्लास को, ये तीनों क्लास बेसिक से हमारी कवर हुई है, जिसमें टेक्स्ट वाले पार्ट को हमने कवर किया है। एंड दिसंबर का जो अभी पेपर हुआ था उसको भी मैंने सॉल्व करवाया है, जो 2 पार्ट में है। तो आप उसको भी देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस हिसाब से पेपर आ रहा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अपने फीडबैक को भी ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आपकी अपनी क्लास में आज की। तो ये हमारी भूमिका हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। एंड साथ में पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रवचन नहीं हो रहा, कथा नहीं हो रही। तो साथ में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा। और अगर आप सुन के किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको जल्दी याद हो जाती है और ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर श्री सिंह सेगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अफजल ग्रेसन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरिक प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा अंग्रेजों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 में पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्ट को सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात प्रतियों का पता लगाया। सन 1913 में सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी
कवि संगम, मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें 3 इम्पोर्टेंट लोगों का जिक्र हुआ है। एक ठाकुर शिव सिंह सेठर, दूसरे गियरसन और तीसरे मिश्र बंधु। ठीक है, इसमें जब उन्होंने बताया था तब 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में सन 1913 में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका चौथा भाग भी प्रकाशित हुआ था 1934 में। आपको पता होगा कि मिश्र बंधु विनोद, जो इनका संग्रह है, वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। तो 3 भाग तब तक प्रकाशित हो चुके थे, बाद में 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी का उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। 700-800 वर्षों की रचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभु सामग्री का वर्णन होता है। ये इम्पोर्टेंट हमारी कोटेशन है, जिसको मैंने पहले से हाईलाइट करा है, जिससे आपको पता लगे कि कोटेशंस इम्पोर्टेंट है, और आप भी इसको साथ में हाईलाइट करते हुए चलिएगा और अपने नोट्स में बाद में लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना या भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी भी संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। इनका कहने का मतलब था कि किसी भी चीज को ना देखना कि किस विधा की रचना है क्या है, आप आंख मूंद के किसी भी चीज को किसी भी काल में नहीं बांट सकते। ठीक है, ये कोटेशन आपकी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही इस इतिहास को लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर न इकट्ठी हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रखकर यह कार्य पूरा किया गया। उनका कहना था कि जब वे इस इतिहास को लिख रहे थे, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने जो लिखा, उस समय उनके पास समय का अभाव था, इसी कारण उनको जितनी भी सामग्री मिली उस हिसाब से उन्होंने इस साहित्य को लिखा है, और कम अवधि में लिखा है, क्योंकि ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में भी प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है। उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। मतलब उनका कहना था कि जैसे कोई काल है, उसमें जिस विधा की, मतलब हम कह सकते हैं कि जिस ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती थी, उसके हिसाब से ही हमें जो काल का नाम है उसको रखना पड़ता था। ठीक है, जिसके लक्षण सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने काल विभाजन को किया है। आगे अभी ये बताते हैं। किसी एक ढंग की रचना को प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की
रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिणाम में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब रचना मिलकर भी उसके बराबर न होगी। ये कुछ मिसप्रिंट है आई गेस। एक मिनट। ये ढगो नहीं ढंगो होगा, ये ढंगो होगा। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब है जैसे किसी काल में 5 प्रकार की वीर गाथात्मक आपको रचनाएं मिलती हैं और एक एक या आपको 2-3 तरह की आपको दूसरे विधा की रचनाएं मिलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका नाम वीर गाथात्मक रखेंगे, ये इन्होंने आगे बताया है। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग के, सॉरी ये दंग नहीं ढंग है, ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम से मिलती हैं। जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कहीं कही जाएगी। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कोई रचना हमें अगर 10 पुस्तकें किसी की मिलती है तो उसकी प्रचुरता कही जाएगी, ना कि अगर किसी की 5, 6, 7, 2 ऐसी मिलती है, ना कि उसकी। यद्यपि शेष और दंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं, चाहे ये सारी अलग अलग पुस्तकें मिलके जिनकी संख्या 20 भी क्यों ना हो, पर अगर हमें एक ही विधा की 10 पुस्तकें या 10 रचना मिली है तो उसकी प्रचुरता होगी, ना कि इन 20 पुस्तकों की। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये कोटेशन भी आपकी इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह कि ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिनिधि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया है। मतलब उन्होंने काल विभाजन का नामकरण इस प्रकार से किया है, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जिस जिस विधा की या जिस ढंग की रचनाएं आपको ज्यादा मिलेंगी एंड ग्रंथों की जो भी प्रसिद्धि होगी, जैसे कोई ग्रंथ प्रसिद्ध है तो उसको और रचनाओं के संख्याओं के आधार पे इन्होंने काल विभाजन किया है, जो इन्होंने बताया कि इन चीजों को ही ध्यान में रख के आगे का काल विभाजन का नामकरण किया जाएगा। आगे चलते हैं। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। आदि, जैसे आपको पता होगा कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल नाम देते हैं। आगे उन्होंने इसी को एक्सप्लेन भी किया है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देशभाषा बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तंत्र निरूपण संबंधी जो साहित्यिक कोटि में नहीं आती है, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि जिनका उल्लेख यह बताने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा मिसप्रिंट है, ये यहाँ होगा अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन धर्म, जैन सिद्ध और नाथ को साहित्य की कोटि में नहीं माना है। मैंने एक्चुअली बुक भी यहाँ पे साथ में खोल के रखी है कि अगर कहीं भी मिस्टेक हो तो मुझे पता लग जाए। ओके, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैन सिद्ध और नाथ साहित्य की रचनाओं को साहित्य की कोटि का दर्जा नहीं देते हैं, साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर हुए हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। साहित्यिक पुस्तकें साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। ये 4 उन्होंने साहित्यिक पुस्तकों के नाम बताए हैं। और आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन जिन 4 पुस्तकों को साहित्यिक पुस्तकों का दर्जा दिया है, तो आपको ये चारों बुकों का नाम याद रहना चाहिए। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
साहित्यिक पुस्तकों की कोटि में रखा है, जो कि जिनकी संख्या 4 है। आगे, देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमयन जसचंद्र का खुसरो की पहेलियां आदि, खुसरो की पहेलियां, विसल देव रासो, जयचंद प्रकाश, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली। ये टोटल 12 रचनाएं इन्होंने रखी है, जिनमें से 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं और 8 देश भाषा पुस्तकें हैं। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसको क्या पता कभी क्रम से पूछ लेता है, कभी नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, कि इनमें से कौन सी रचनाएं देश भाषा काव्य की हैं, कौन सी साहित्यिक पुस्तक के नाम पे है। तो विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये साहित्यिक पुस्तकें हैं, और खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयन जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, ये देश भाषा काव्य में 8 पुस्तकें हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। ये जो 12 पुस्तकें इन्होंने अपने आदिकाल के प्रकरण में विभाजित करके रखी हुई है, तो इन्हीं के हिसाब से इन्होंने नामकरण किया है आदिकाल का वीर गाथा काल के रूप में। अभी आगे इसको ये और डिटेल में बताते हैं। इनमें से अंतिम 2 तथा विसल देव रास्तों को छोड़ के शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। क्या बताया है इन्होंने कि अंतिम 2 तथा विसल देव रास्तों को छोड़ के, मतलब विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां और विसल देव रासो, इन तीनों को छोड़ के, ठीक है, इन तीनों को छोड़ के कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयन जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश, परमार रासो, ये सारी वीर गाथात्मक है। इन्होंने बताया है कि ये सब वीर गाथात्मक ही है। विसल देव और विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहली को छोड़ के, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। तो इसी हिसाब से, क्योंकि वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता ज्यादा है, इस वजह से आदिकाल का नाम वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। मतलब ये बताते हैं कि जो मिश्र बंधु विनोद है, और उन्होंने जो आदिकाल में इतनी रचनाओं को की नामावली दी है। भगवद गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, समाचार पतली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवत गिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, ओएस माला, उपदेश माला, तो इनको मिश्र बंधुओं ने आदिकाल की भीतर पुस्तकों में नामावली दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से नंबर 1 की जो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी भाषा से स्पष्ट है, उनका मानना है कि ये जो नंबर 1 भगवद गीता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको आदिकाल की रचना माना ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि आदिकाल से और भी पीछे की रचना है, जो आदिकाल का समय बताया गया है उससे ये काफी पहले की रचना है, तो उन्होंने आदिकाल में भगवद गीता को स्थान नहीं दिया है, क्योंकि इसकी भाषा से ये स्पष्ट होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। ते ही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाओ, अगम अपार है जाकर जाओ। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, जो वीरस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कई वर्णों का द्वित्व देखकर प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसलवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत मायों को संवत 1000 से या संवत 500 से भी बताएं तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का या गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है, शास्त्र सो संपूर्ण जाना। मतलब ये कहते हैं कि ये चाहे संवत 1000 की हो, चाहे उससे
चाहे संवत 500 की भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जिन बुक को मतलब जिन पुस्तकों को रखा है वो पर्याप्त है। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें नंबर 2, नंबर 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं। 2, 7, 9 और 10 मतलब वृद्ध रत्नाकर, जम्बू स्वामी रास्ता, नेमिनाथ चौपाई, उवैस माला, ये जैन धर्म की तत्व निरूपण पर आधारित है और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती, ऐसा उन्होंने बताया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन धर्म को, जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इनको साहित्य की कोटि में नहीं माना है। नंबर 6 योग की पुस्तक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे अनन्य योग लिखा है, तो इसी से पता चलता है कि ये योग की पुस्तक है। उसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। नंबर 3 वर्तमान और समाचार, ये केवल नोटिस मात्र है, इसमें कोई भी विषय का विवरण नहीं दिया गया है, इस वजह से ये भी साहित्य की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव है। एक में नद के जो नार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवतक पर्वत का, जैसा कि एक ये और एक पत्तली, ये दोनों रचनाएं केवल उन्होंने मानी है, जिसमें एक में रेवत पर्वत का वर्णन है और एक में नद के जोनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रेवतक पर्वत का वर्णन है। ठीक है। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता, अर्थात कि कोई कुछ भी करे, मैंने जो दिया है वो उस पर मुझे अटल भरोसा है। जैसा कि आजकल कहा जाता है कि आपको अपने पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, वही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की है पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर ये साहित्यिक भी होती तो मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है, जैसा कि इन्होंने बताया, इसीलिए इन्होंने वीर गाथा काल नाम रखा है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। जैसे भक्ति काल के भीतर, अब ये बताएंगे भक्ति काल का इन्होंने काल विभाजन कैसे किया है, फिर रीति काल का, फिर आधुनिक काल का, ऐसा इन्होंने अपनी पूरे में बताया है। भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं निगुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निगुण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। जैसा कि आपको पता होगा कि भक्ति काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है, निगुण धारा और सगुण धारा। निगुण धारा के अंदर 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और एक प्रेम मार्गी जो सूफी शाखा है, और सगुण धारा के अंदर भी 2 हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है, उनकी एक दूसरे से अलग करने की विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई गई हैं और देखते ही ध्यान में भी आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं ये रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली आ रही है उसका उपविभाग करने का कोई सतत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। सही बात है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तम नाम देकर 2 हिस्सों में कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं है। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट है ये कोटेशन भी। एंड ऐसे भी पूछ सकता है कि ये किस काल के बारे में कहा गया है, मतलब ये कोटेशन देके आपसे पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको किस काल के लिए कोट किया है, तो आपका आंसर होगा रीतिकाल के लिए कोट किया है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे ये कोटेशन दे दे और पूछ ले कि ये कोटेशन किसकी है, तो जब
ऐसा क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में आपके पास 2-3 रहते हैं तो आप कंफ्यूज जाते हो, इसलिए आपको 2-3 बार चीज़ों को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार थोड़े-थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बाँध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों के सामान्य रूप में पाया जाता है। विवाह का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूर्य पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विवाह का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। आगे चलते हैं। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तियों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, और ये आपका पीवाईक्यू है, ये कोटेशन काफी बार आ चुकी है। जैसा कि इन्होंने बोला कि कवि कीर्तन करना इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए, एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था हिंदी साहित्य के इतिहास का। ये जब आप रीतिकाल पढ़ते हो तो आपको भी लगता होगा कि कितने ढेर सारे कवि हैं जिनको पढ़ना पड़ रहा है, और काफी रचनाएं भी मिलती जुलती आपको मिलती हैं एक ही नाम वाली, तो इससे कंफ्यूजिंग हो जाता है रीतिकाल थोड़ा। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बिंदु विनोद से लिए हैं। ऐसा इन्होंने बताया कि इन्होंने जो भी रीतिकाल का परिचयात्मक विवरण लिया है वो मिश्र बंधु विनोद जो इनका संग्रह है उससे लिया है। कहीं कहीं कुछ कवियों के विवरण में परिवर्धन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरण में। मतलब जो जैसा था वैसा ही इन्होंने नहीं लिख दिया, जहाँ इनको लगा कि मुझे करेक्शन की आवश्यकता है वहाँ पे इन्होंने करेक्शन भी किया है। कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम लिए हैं उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम पड़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि जब आप रीतिकाल पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ढेर सारे कवि हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कवि हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल खुद मानते हैं। इन सब ने लिख दिया, अब हमको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी की अधूरी आलोचना भी नहीं नहीं हो सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो मैं स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा है, जैसे इन्होंने जायसी के बारे में, राम और तुलसीदास के बारे में थोड़ा डिटेल में वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। जैसा कि इन्होंने बोला है कि प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा है, पर वहाँ भी विशेष विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधा रखा है। आधुनिक काल, अब ये अब शुक्ल जी आधुनिक काल के बारे में बताते हैं कि उसका विभाजन इन्होंने किस प्रकार किया है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। जैसा कि आपको पता होगा कि आधुनिक काल में गद्य स्टार्ट होता है। गद्य की जो विधा है वो बेसिकली आधुनिक काल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये कोटेशन भी आपके लिए, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा और अपने नोट्स में भी साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला कि कोई कथा नहीं हो रही है, आपको साथ में पढ़ते हुए चलना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ता है। इस थोड़े से काल के बीच में हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता रूप, रूपता विकास हुआ है उतनी अनेक रूपता का विधान कभी नहीं हुआ था। पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देना था। द्वितीय उत्थान मतलब द्विवेदी युग, ठीक है। इनके द्वितीय उत्थान का मतलब है द्विवेदी युग। ये कह रहे हैं कि पहले मैंने सोचा कि द्विवेदी युग तक ही मैं लिखता हूँ, उसके बाद कि आगे का प्रवृत्तियां और सामान्य परिचय करके उल्लेख करना उचित होगा।
लेकिन इन्होंने किया है छायावाद तक, ठीक है। क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था, पर जी न माना वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते मैंने किया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये क्यों छोड़ देना चाहते थे द्विवेदी उत्थान तक लिख के। उसके बाद के जो कवि या रचनाकार थे वो उनके समकालीन थे, तो जो समकालीन होते हैं उनके बारे में लिखना थोड़ा कठिन होता है, ये इन्होंने भी माना है। तो आगे चलते हैं। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इससे इसका जो रूप में रखना चाहता था वह भी इससे पूरा पूरा नहीं प्राप्त हो सका। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया था। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डबल स्टार वाला कोटेशन है ये, डबल स्टार वाली कोटेशन है। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसकी जगह विकास नाम से 1929 सन 1929 में ये प्रकाशित हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। आगे बढ़ते हैं। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई, विशेषता आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गईं, क्योंकि वह सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती थी। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित और सारंधर कृत हम्मीर रासों का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते उलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत सी ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद्य सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। आपको एक चीज और पता लगी कि हमीर रासों किसका ग्रंथ है? सारंगधर का। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल के कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हो। विश्व बंधुओं के प्रकांड का विविध संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। पहले हमने इसका उल्लेख दे चुका है पहले पेज पे। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिया है, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट में मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कौमुदी तथा श्री योगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उससे मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। उन्होंने बताया कि जब उन्हें कठिनता प्रकरण लिखते समय हुई तो उनके जो एक पुराने मित्र थे केदारनाथ पाठक उनके काम आए थे, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया और न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को वे आजकल की एक बदमाशी समझते हैं, जैसा कि आजकल लोग एक दूसरे से बोलते हैं
खासकर दोस्त एक दूसरे से बोलते हैं कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, वही वाला हिसाब किताब था इसमें भी। आगे से इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैंने अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ, अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। ये हुई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका। इसमें जो भी मैंने मार्क किया है उसको आप पढ़ लेना और अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना, ठीक है। आपके साथ साथ इससे नोट्स भी बनते हुए चलेंगे। तो ये हमारी भूमिका कंप्लीट हुई है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं उसमें से जितनी भी इम्पोर्टेंट कोटेशन मैंने बताई है वो सारी पीवाईक्यूज में लगभग आ चुकी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। एक काल विभाग के नाम से मिलता है शीर्षक से, तो उसको भी हम साथ में पढ़ेंगे। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में जो भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। उन्होंने ये इम्पोर्टेंट है कि जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति की बताई है, 4 प्रकार की, ठीक है। अतः अंतःकारक स्वरूप न इन परिस्थितियों का निश्चित दिग्दर्शन भी साथ साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। आगे उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को 4 कालों में विभक्त करेंगे। ये 4 काल में उन्होंने विभक्त किया है। आदिकाल वीर गाथा काल से वीर गाथा की काल वीर गाथा नामकरण दिया है। पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल, आधुनिक काल मतलब गद्यकाल। इन्होंने आधुनिक काल को गद्यकाल भी बोला है। तो इसका काल विभाजन का समय भी देख लेते हैं। संवत, इन्होंने जो भी चीजें दी हैं वो संवत में दी है, ना कि सन में। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये संवत में है, ना कि सन में। और अगर आपको सन निकालना है तो आपको इसमें से 57 माइनस करना पड़ेगा। जैसे 1050 है तो आपको इसमें से 57 को माइनस करोगे तो आपको सन मिल जाएगा। तो आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375। भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700। रीति काल का समय है संवत 1700 से संवत 1900। और आधुनिक काल का समय है संवत 1900 से 1984। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी काफी बने हैं कि आधुनिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से आधुनिक काल का समय क्या है, क्योंकि काफी रचनाकारों ने जिन्होंने भी आलोचनात्मक ग्रंथ या हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने 1900 से ये बाद वाला प्रकाश मतलब टाइम नहीं दिया है, अब तक लिख दिया है 1900 से अब तक। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, अब तक नहीं 1984 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी काल में और प्रकार की रचना होती ही नहीं है। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले लो तो उनमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उनके ढंग की होगी, जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे संक्षेप में उसके अतिरिक्त और प्रकार के ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। मतलब उन्होंने बताया जो पहले विशेष रचनाएं होंगी उनको विशेष प्रकरण के नाम से विशेष प्रकरण में रखा जाएगा, और बाकी जो उनसे रिलेटेड नहीं होंगी उनको, जैसे आपको पता होगा जब आप प्रकरण विभाजन देखोगे तो कुछ फुटकल रचनाएं नाम से प्रकरण आपको मिलता है, तो उसमें उन रचनाओं को रखा जाएगा जो विशेष प्रकरण में शामिल नहीं होंगी। और एक बात और, ये जो
इन्होंने साथ में लिखा है, पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। इन्होंने जो पीछे वर्ड का यूज किया है, इसका मतलब है आगे। पीछे का अर्थ है आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पीछे वर्ड का यूज किया है आगे के लिए, मतलब आगे हम देखेंगे। अब हम एक बार डिटेल में काल विभाजन को देख लेते हैं, जिससे आपको आपके दिमाग में आ जाए कि हमें क्या क्या आगे पढ़ना है और हमारा प्रकरण किन भाषाओं, मतलब किन, हमारा जो काल है वो कितने प्रकरणों में विभाजित है और उनके नाम, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाता है, मतलब आपसे इनकी बुक से प्रकरण भी इम्पोर्टेंट है, प्रकरण भी पूछा जाता है कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरणों में विभाजित किया है और उन प्रकरणों के नाम, उनका यहाँ तक कि जैसे दे दिया जाएगा सामान्य परिचय, अपभ्रंश, काव्य, देश भाषा का, फुटकल रचनाएं, इन चारों को आपको क्रम से भी लगाने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आदिकाल वीर गाथा काल संवत 1050 से संवत 1375। प्रकरण 1 है सामान्य परिचय, प्रकरण 2 है अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 है देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 है फुटकल रचनाएं। नेक्स्ट, भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1700। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी संवत है, अगर आपको सन निकालना है तो आप उसमें से 57 को माइनस कर दोगे तो आपका सन निकल के आ जाएगा। इसमें कुल 6 प्रकरण है। प्रकरण 1 है सामान्य परिचय, प्रकरण 2 है निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसको इन्होंने बोला है, प्रकरण 3 है निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, प्रकरण 4 है सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 है सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, और प्रकरण 6 है भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, जो इन्होंने विशेष प्रकरणों में नहीं रखा होगा, उसको इन्होंने भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में रखा है। ठीक है, आगे चलते उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900, और ये संवत है, ये संवत है। ठीक है, प्रकरण 1 है सामान्य परिचय, प्रकरण 2 है रीति ग्रंथकार कवि, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे आपसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि। चौथा है आधुनिक काल गद्य खंड। जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक काल से ही गद्य खंड, गद्य का भी स्टार्टिंग पॉइंट था। जो रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल है उसमें गद्य रचनाएं नहीं मिलती हैं, आदिकाल से ही आपको गद्य रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं। तो इसका प्रकरण 1 है गद्य का विकास, प्रकरण 2 है गद्य साहित्य का आविर्भाव। नेक्स्ट, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। इनमें इन्होंने 5 प्रकरण रखे हैं और ये गद्य साहित्य का ही है। प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय, प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान मतलब भारतेंदु, भारतेंदु युग, प्रथम उत्थान मतलब भारतेंदु युग 1924 से 1950, और ये भी संवत में ही। प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान मतलब द्विवेदी काल, इसका काल, इसका समय है 1950 से 1975 संवत। प्रकरण 4 गद्य साहित्य का प्रसार, प्रकरण 5 गद्य साहित्य का वर्तमान की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान, तृतीय उत्थान का मतलब छायावाद युग। तो ये है प्रथम उत्थान है भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान है द्विवेदी युग और तृतीय उत्थान है छायावाद युग। नेक्स्ट, अब आता है हमारा काव्य खंड, आधुनिक काल का काव्य खंड, वो था गद्य खंड, ये है काव्य खंड। इसमें इन्होंने 4 प्रकरण रखा है। प्रकरण 1 पुरानी धारा, प्रकरण 2 नई धारा प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान से मतलब है भारतेंदु युग, प्रकरण 3 नई धारा द्वितीय उत्थान समझ 1950 से 1975, ये है द्विवेदी युग, प्रकरण 4 नई धारा तृतीय उत्थान 1975 से डैश, और ये है छायावाद युग। ठीक है, तो इनकी पुस्तक में हमें छायावाद युग तक ही चीजें प्राप्त होती हैं, तो आपको छायावाद तक इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और आप इसको बीच बीच से बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे रीतिकाल में केशव दास ये सब आते हैं, तो इन्होंने भक्ति काल की जो फुटकल रचनाएं हैं उसमें भी इनकी केशव दास के बारे में काफी डिटेल में बताया है। तो आप इसको बीच बीच से मत पढ़ना, आप सबसे पहले आदिकाल पढ़ना, फिर रीतिकाल। वैसे आप मेरे साथ ही पढ़ते हुए चलोगे, हम एक एक प्रकरण को एक एक दिन कवर करते हुए चलेंगे। तो हमने आज की इस क्लास में भूमिका देखी, काल विभाग देखा और डिटेल में काल विभाजन देखा।
तो होप करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। एंड अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी बातें समझ में आई होगी और क्या इम्पोर्टेंट है वो भी समझ में आया होगा, क्योंकि इस बुक को जो भी साहित्य से पढ़ रहा है और वो सीरियस है तो उसके पास ये बुक होगी। और होप करती हूँ आप, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कि आप मेरे साथ बुक खोल के साथ में ही पढ़ रहे होगे। ठीक है, एक बार मैंने अभी पढ़ा दिया, उसके बाद आप इसको दोबारा से खुद से एक बार रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। एंड बाद में जब आप कुछ दिनों बाद इसका रिवीजन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे आ रहा है। ठीक है। एंड साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि जब एक एक काल हम खत्म करते चलेंगे तो साथ में हम क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे, जिससे आपका वो काल कंप्लीट होते चलेगा। और क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए होंगे। पहले हम एमसीक्यूज करेंगे एक्सपेक्टेड वाले, उसके बाद में पीवाईक्यूज पे लास्ट में जाएंगे बाद में। पहले जब हम एक काल से आगे काल खत्म करेंगे तो उसके क्वेश्चंस को करेंगे, भक्ति काल खत्म करेंगे तो उसके क्वेश्चंस को करेंगे। इसी तरह हम लाइन से करते रहेंगे। और अगर आप पूरी क्लास देख रहे हो तो क्लास को लाइक भी कर देना, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड अगर आप कोई आपका कोई सुझाव है या फीडबैक है तो आप कमेंट में बता देना, जिससे मैं और भी इम्प्रूव कर पाऊँ और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या कैसा पढ़ा रही हूँ, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको क्लास कैसी लग रही है, या आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है। तो होप करती हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आप अभी तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारी क्लास 12 बजे होगी, तो आप जुड़ना मत भूलिएगा आगे की क्लास के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।